मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र की। तो बच्चों, आज कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ने वाले हैं इस बच्चों इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करेंगे। और बच्चों, आज का पाठ है तीसरा पाठ, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां भाग 3 यानी इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस पार्ट 3 हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं। भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां भाग बच्चों 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बच्चों आप इस भाग 1 और 2 पढ़ लेंगे तो तीसरा भाग आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों तो बच्चों, हम भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करने वाले इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस की बात करेंगे। तो बच्चों, पार्ट 1 और 2 में हमने बच्चों भारत के जो सम्मुख आंतरिक चुनौतियां इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस को, जैसे बच्चों जो पंजाब में असंतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इस बच्चों पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं के संदर्भ में हमने मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, जिस बच्चों नक्सलवाद की समस्या क्या थी इसके संदर्भ में देखा। और बच्चों उसी क्रम में आज बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं संप्रदायवाद और प्रदेशवाद को देखने वाले हैं पार्ट 3 में। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों, हम बात करें इस पाठ में हमने कहा कि हम भारत की कुछ सम्मुख आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे बच्चों भारत के सम्मुख अलगाववादी यानी पृथकतावादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियां हैं जिसकी हमने बात की थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए बच्चों, इसी संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं विस्तार से प्रदेशवाद और जो संप्रदायवाद है इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, भारत का मानचित्र स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे संप्रदायवाद यानी कम्युनिज्म की बात करेंगे। तो बच्चों, अगर संप्रदायवाद की बात करें तो ध्यान रखना बच्चों, हमें संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। तो बच्चों, संप्रदायों में विभिन्न संप्रदायों में बंटना निश्चित रूप से देश के लिए उचित नहीं है। तो ऐसे में बच्चों संकीर्ण धार्मिक दुर्भिमान में से संप्रदायवाद का जन्म होता है। तो इस तरह से बच्चों विस्तृत सोच की जरूरत है, गहन सोच की जरूरत है। और बच्चों इस संदर्भ में कहें तो अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदाय के बीज बोए। तो बच्चों हम इस संदर्भ में और विस्तार से देखने वाले हैं। हम बच्चों बात कर रहे हैं संप्रदायवाद कम्युनिज्म की बात करें बच्चों, तो ये हमारे देश में बच्चों विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते हैं। तो बच्चों जब हम बात करते हैं बच्चों बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो बच्चों विविधता में एकता की बात करते हैं तो हमारे देश में बच्चों परिलक्षित होती है। लेकिन बच्चों हमने कभी कभी अगर बात करें किसी भी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने अपने धर्म के प्रति उचित गौरव भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बच्चों जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांघ जाता है तो बच्चों उसका रूपांतरण दुराभिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। तो समस्या वहां पर हो जाती है बच्चों अतिवादिता की। तो इस तरह से इससे निश्चित रूप से बचना चाहिए, अतिवादिता नहीं होनी चाहिए। तो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होना चाहिए और बच्चों सभी के प्रति उचित गौरव भाव भी रखना जरूरी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम बात करें बच्चों भारत की आंतरिक जो चुनौतियां हैं उसकी हम बात करें तो बच्चों हमने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है जब अतिवादिता की स्थिति होती है और ऐसे में कट्टरता की स्थिति बनती है तो परिणाम उसका क्या होता है, धर्मांधता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और निश्चित रूप से धर्मांधता जो है किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है, ये हमेशा हमें
जिसके प्रति सचेत रहना चाहिए जब हम बात करते हैं धर्मांधता की। तो चलिए बच्चों, ये सब क्या है? ये सब भारत के अंदर आंतरिक चुनौतियों की हम बात करें। ये सब इंटरनल चैलेंजेज है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे हम अध्ययन करते हैं। हम संप्रदायवाद की बात करें, कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। तो धर्मांधता की बात अभी हमने बच्चों की, ये धर्मांधता संप्रदायवाद की नींव है, यानी जड़ है बच्चों। धर्मांधता के कारण व्यापक राष्ट्रीय हितों को भुलाया जाता है। तो जब राष्ट्रीय हितों की बात होती है तो बच्चों, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, ये हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम सभी देशवासियों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। इस बच्चों, जो हम बात करते हैं जिस धर्मांधता की, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों को जहाँ पर अनदेखी होती है, तो ऐसे में धर्मांधता वहाँ पर अधिक फैलता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति, किसी भी राष्ट्र के प्रति ये उचित नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से अगर भारत की आंतरिक समस्याओं की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना है। तो बच्चों, हम अलग अलग धर्मों के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास ऐसे में समाप्त जब होने लगता है, तो दूसरे धर्म के परंतु जो हमारे ही देश बंधु हैं उन्हें शत्रु समझा जाता है। तो फिर बच्चों, इस तरह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ऐसी समस्याओं के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और किसी प्रकार की स्थिति, ये विकट स्थिति न खड़ी हो देश के सम्मुख, इसलिए ये हम सभी देशवासियों के प्रति इसके लिए सजग होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम भारत की जो आंतरिक समस्या है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम संप्रदायवाद की बात करें, कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। तो एक दूसरे के तीज त्योहारों, यस बच्चों, उत्सवों के अवसरों पर इकट्ठे आना भी कम होने लगता है। तो बच्चों, ऐसे में क्या होता है कि एक समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब लोगों का जब विचार संकुचित होने लगता है, तो कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो लोग तीज त्योहारों उत्सवों में एक दूसरे के साथ कम इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिलकर नहीं रहते, तो फिर समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो धर्मांधता के कारण आसपास की घटनाओं और लोगों की ओर देखने का दृष्टिकोण कलुषित और विषैला बन जाता है। ऐसे में संकीर्ण सोच और कलुषित भावना के चलते जो वातावरण है वह विषैला बन जाता है और फिर निश्चित रूप से समस्याएं पैदा होने लगती है। इसलिए बच्चों, ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। जब देश सर्वोपरि है, देश की जो जब हम एकात्मता की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में देश को सर्वोपरि रखना है। तो बच्चों, हम अगर यूं कहें कि कुछ लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक समस्या का भी विचार धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं, ऐसे में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इस तरह की समस्याओं से निश्चित रूप से यूं कहें कि संघर्ष करके, ये सजग रह के उससे निजात पाया जा सकता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस तरह बच्चों, इस तरह की समस्याएं देश की प्रगति के रास्ते में अवरोध बनती हैं। ऐसे में बिल्कुल सजग रहना चाहिए। इस बच्चों, तो इस तरह से सर्वधर्म समभाव की स्थिति बनी रहनी चाहिए, देश विकास की ओर इससे बढ़ता है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे, हम विशिष्ट धर्म के हैं, अतः राजनीति में हमारा कोई प्रभाव नहीं है, हम पर निरंतर अन्याय हो रहा है, सरकार हमारे समाज के साथ पक्षपात कर रही है, इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। बच्चों, ये देश की भावना, मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है, इस तरह की बातें नहीं है। इस बच्चों, तो हम यह भावना सभी धर्मों के लोगों की बन जाती है और वे अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। और ऐसे में बच्चों, अपने धर्म के लोगों के प्रति धार्मिक प्रतीकों को जाने अनजाने कोई अवमानना कर दे, तो इसकी परिणति दंगे फसाद की स्थिति में हो जाती है। तो ये बच्चों, चूंकि बच्चों हमारा देश, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, निश्चित रूप से बच्चों सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश, विभिन्न इस धर्मों के लोग, विभिन्न इस भाषाओं के लोग, तो ऐसे भी बच्चों जब हम बात करते हैं तो किसी भी तरह से देश में स्थिति बिल्कुल
सभी लोग मिलजुल कर रहें। किसी तरह से धर्म के प्रति जो लोगों की जो कभी कभी धार्मिक प्रतीकों का जाने अनजाने में कोई अगर अवमानना करता है तो ऐसे में निश्चित रूप से बच्चों उसे संभाल करके या उसे समझ कर लेना चाहिए। किसी भी तरह से देश में अशांति की स्थिति न हो, इसके लिए हमेशा सजग और एक जो बच्चों यूं कहें कि एक जो देश सर्वोपरि है, यस बच्चों इस तरह के सर्वधर्म समभाव की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और देश विकास की ओर बढ़ता रहता है। तो इस तरह की समस्याओं से हम सभी भारतीय नागरिकों को सजग रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कम्युनिज्म अर्थात संप्रदायवाद की। तो यस, हमें बिल्कुल सजग रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर काम रहना चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए। सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग ऐसे में मारे जाते हैं जब बच्चों जो आंतरिक समस्याएं इस तरह से कभी उत्पन्न होती है। करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है, यानी जल दी जाती है, जला दी जाती है और सार्वजनिक शांति भंग हो जाती है। और बच्चों ऐसे में व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ साथ जीने का भी आधार होता है। यस बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो समस्याओं पर किस तरह से विजय पाया जा सकता है, यानी समस्याओं को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, उसके प्रति सकारात्मक सोच हमेशा सकारात्मक सोच हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। और यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि यदि यह विश्वास समाप्त हो जाता है जब तो सामाजिक एकता को आघात लगता है, तो कभी भी इस तरह के विश्वास को समाप्त नहीं होने देना है। और इस तरह से यस बच्चों, यानी सब लोग अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके इस तरह के देश को आगे बढ़ाने के लिए जो ये आपसी मतभेद या इस तरह की कभी आंतरिक समस्या कभी उत्पन्न होती है, तो किस तरह से उसमें मिलजुल करके एक सलूशन निकाला जाए जिससे किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने न पाए। इस बच्चों, तो इस तरह से हमें बिल्कुल सजग रहना चाहिए ऐसी जो आंतरिक समस्याएं हैं उनके प्रति। तो चलिए बच्चों, इसी संदर्भ में अगर हम यूं कहें कि हम कम्युनिज्म की बात करें, संप्रदायवाद की बात करें, बच्चों बहुत ही संवेदनशील मामला होता है संप्रदायवाद। यस बच्चों, और यदि विश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक एकता को आघात लगता है और सामाजिक एकता के बिना राष्ट्रीय एकता कैसे हो सकती है। यस बच्चों, तो एक समस्या ही होती है। बिल्कुल विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक एकता को आघात लगता है और सामाजिक एकता को अगर आघात लगता है तो निश्चित रूप से ऐसे में राष्ट्रीय एकता के आगे एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। तो ऐसे समाज में इस तरह की स्थिति कभी पैदा न हो, इसके लिए सभी नागरिकों को सजग रहना चाहिए और इस तरह की समस्याएं नहीं आने देना चाहिए। तो हम सभी का इस धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी सख्ती से लड़ना आवश्यक है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हम बात करते हैं इस संप्रदायवाद की, तो यहाँ पर देखिए बच्चों स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि ऐसे में बिल्कुल सजग रहना चाहिए और धार्मिक संप्रदायवाद के साथ पूरी सख्ती से देश के नागरिकों को लड़ना जरूरी है, जिससे इस तरह की स्थिति कभी पैदा न हो। जिस बच्चों, तो स्क्रीन पर आप चित्र भी देख सकते हैं। हमेशा हम एकता की बात करते हैं और किसी भी तरह की ये धार्मिक संप्रदायवाद बच्चों इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं होनी चाहिए। ये मिलजुल करके रहने की स्थिति होनी चाहिए। तो हमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच घुल मिल जाना चाहिए और एक दूसरे के पर्व और त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह से बच्चों हमें अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इस तरह से हमें हमेशा सजग रहना चाहिए, एक सुजान नागरिक के रूप में हमें कार्य करना चाहिए। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संप्रदायवाद यानी कम्युनिज्म की। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों तो बात कर रहे हैं बच्चों संप्रदायवाद की। ये धार्मिक सौहार्दता क्यों नष्ट होती है बच्चों, एक प्रश्न चिन्ह होता है। इसके लिए कौन कौन से आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारण हैं, उनकी हमें खोज करनी चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करने का यही एकमात्र उपाय है। तो इस तरह से बच्चों देख सकते हैं जब हम बात करते हैं धार्मिक सौहार्दता की, तो निश्चित रूप में ऐसे में सभी इस धर्मों के लोगों को आगे आना चाहिए और मिलजुल करके एक संदेश देना चाहिए कि समाज में सब लोग, सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रह सकें और किसी भी तरह की
आंतरिक समस्या न उत्पन्न होने पाए। अगर इस तरह की कोई आंतरिक समस्या उत्पन्न होगी बच्चों, तो ये सभी के लिए नुकसानदायक होगी, समाज के लिए नुकसानदायक होगी, देश के लिए नुकसानदायक होगी। इसलिए ऐसा हमेशा इसके प्रति सजग रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ करके हम प्रदेशवाद की बात करते हैं, यानी रीजनलिज्म की बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रदेशवाद के संदर्भ में हम अगर देखें तो अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद कहलाता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, भारत हम जब बात करते हैं तो राज्यों का देश कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, भारत में अनेक राज्य हैं और भारत राज्यों का देश है। यस बच्चों, जब देश की बात होती है तो देश में सभी राज्यों को मिलजुल करके काम करना चाहिए और ऐसे में कभी अपने प्रदेश के प्रति यदि दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद कहलाता है। ये दुराग्रह का भाव नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों कोई यूँ कहे कि मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराना अलग बात है, परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोग से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित और इसे प्रांत अभिमान के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। राइट बच्चों, क्योंकि देश सर्वोपरि है, इस तरह के हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब हम बच्चों बात करते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह हमेशा देश की भावना, देश सर्वोपरि ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम प्रदेशवाद की बात कर रहे हैं, रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो राइट, आइए इसी क्रम में हम और बढ़ते हैं। तो बच्चों, अपने प्रदेश के प्रति अनुभूत होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुराभिमान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और बच्चों, यह विकृतता निश्चित रूप से विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। यानी बच्चों, इसके प्रति बिल्कुल सजग होना चाहिए और इस तरह की विकृति ये किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी हम बात करते हैं बच्चों दुराभिमान की बात करते हैं, यानी तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी विकास कार्य निश्चित रूप से होना चाहिए और विकास कार्य में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो ऐसे में बच्चों इस प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। प्रदेशवाद की बात कर रहे हैं, रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो आइए इसी क्रम में हम और देखते हैं। जिससे बच्चों बात हम करें, इस स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं देश जब आजाद हुआ, ये स्वतंत्रता की हम बात करें तो उस समय कुछ राज्य जो है तेजी से बच्चों प्रगति की ओर बढ़ गए और कुछ राज्य यानी कुछ प्रदेश जो स्टेट्स हैं वो पिछड़ गए। और बच्चों बढ़े हुए यानी विकसित हुए राष्ट्रों के यानी राज्यों की बात, स्टेट्स की बात करें तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ, परंतु बच्चों उड़ीसा, बिहार, असम जैसे राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से ये अविकसित रह गए। तो बच्चों ऐसे में जब विकास के दौड़ की बात करें तो बच्चों भारत राज्यों का देश है, लेकिन राज्यों की भी अपनी सीमाएं हैं। तो इसलिए बच्चों कुछ राज्यों ने यूँ कहें कि विकास के दौड़ में तेजी से प्रयास किया और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से या औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ और ये राज्य काफ़ी आगे बढ़ गए। लेकिन बच्चों कुछ राज्य काफ़ी पिछड़ गए। ये अगर विकास के दौड़ की बात करें तो इसमें उड़ीसा, बिहार, असम जैसे राज्य जो कि आर्थिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे रह गए, यानी अविकसित रह गए। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम प्रदेशवाद का अध्ययन कर रहे हैं, भारत के अंदर जो आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं उसके बारे में। तो हम प्रदेशवाद की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है। तो बच्चों हम भारत की बात करें, देश की अगर बात करें तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास और सुधार प्रगति की नींव है। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास हो रहा है, अगर राज्यों के संदर्भ की बात करें तो जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साध सकते हैं। राइट, तो ध्यान रखना है जब विकास की
और बढ़ते हैं ऐसे राज्य, निश्चित रूप से तो ऐसे राज्यों का विकास होता है। जिन राज्यों का विकास होता है वे राज्य शिक्षा, यस बच्चों, अगर हम बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साध सकते हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और अध्ययन करेंगे हम बच्चों भारत की आंतरिक चुनौतियां, भारत की जो सामूहिक जो है आंतरिक चुनौतियां हैं, इंटरनल जो चैलेंजेज हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसके तहत हम प्रदेशवाद यानी रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं। तो आइए बच्चों इस क्रम देखिए, जिन राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है वे राज्य शैक्षिक एवं नागरिक सुविधाओं में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो जो प्रगत राज्यों के लोगों को उपलब्ध है, यानी यहाँ पर हम ध्यान रखना है बच्चों, विकास के अवसर यस विकास के अवसरों को यस ढूंढ करके यस उसके लिए प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और राज्यों का विकास यानी देश का विकास, तो जो ये राज्य शैक्षणिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इससे अलग अलग राज्यों के बीच कई की सौहार्दता नष्ट हो जाती है और इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। तो बच्चों यही समस्या की स्थिति होती है जब कुछ राज्य शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाते हैं, बेरोजगारी की स्थिति हो जाती है और बच्चों गरीबी की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के बीच में सौहार्दता नष्ट होती है और ऐसे में इसका दुष्प्रभाव राष्ट्रीय एकात्मता पर होता है। अतः हमें इस आर्थिक संतुलन की समस्या को शीघ्र हल करना चाहिए, इससे हमारी सरकार प्रयत्नशील। तो बच्चों हम बात करें जो राज्यों के पिछड़ापन की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य विकास की ओर आगे बढ़ सके, इसलिए ये सरकार इसके लिए प्रयास करती है। तो निश्चित रूप से राज्यों को मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जिससे राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़े। तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं भारत की सम्मुख आंतरिक जो चुनौतियां हैं उसको हम देख रहे हैं। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम देखेंगे प्रदेशवाद का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों प्रदेशवाद प्रगत और अप्रगत दोनों राज्यों को ये प्रभावित कर सकता है। हम प्रगत हैं क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणाम की विकसित राज्यों के लोगों को हीन समझ, यानी जो अविकसित है वहां पर उनके यहाँ हीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। वे लोग जो अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बच्चों ऐसी स्थिति फिर बिगड़ने लगती है। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। जिस बच्चों तो इस तरह का प्रयास, यानी कोई भी राज्य पीछे न रहे, वह विकास की दौड़ में हो, इसके लिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी ये बनती है कि आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों हम प्रदेशवाद यानी रीजनलिज्म की बात कर रहे हैं। इसके लिए वे स्थानीय परंपराओं और संस्कृति को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उनका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इस तरह की अगर समस्या जब उत्पन्न होती है तो इससे प्रदेशवाद को बल मिलता है, और परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। तो निश्चित रूप से जो प्रदेशवाद की हम बात कर रहे हैं, इस प्रदेशवाद के कारण जो है राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है, इसलिए इसके प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। राइट, तो चलिए ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे अध्ययन करते हैं। हम बच्चों भारत के सम्मुख आंतरिक जो चुनौतियां हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने भारत के सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया बच्चों, लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्या, गरीबी, मकान और 2 समय की भोजन की जैसी अनगिनत समस्याएं हैं। और बच्चों इस तरह की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए या इन समस्याओं से ऊपर उठ करके निकलने के लिए, विकास के क्रम में आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से हम सब को मिल करके इसके लिए प्रयास करना है। इस बच्चों तो ये सभी का कर्तव्य है कि विकास की ओर जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ये समाज की मुख्य धारा में हमेशा बने रहें और दूसरों को ये सचेत और सजग करते हुए अपने साथ ले चलने की कोशिश करें। तो बच्चों इस तरह से हम इन चुनौतियों को मात दे करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सम्मुख जो आंतरिक चुनौतियां थी बच्चों 3 पार्टों में हमने पूरा करने का प्रयास किया। तो चलिए बच्चों आइए यहाँ पर अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, देखिए यह कथन सत्य है या असत्य है, बताने का प्रयास कीजिए।
स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पिछड़ गए। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों आपको याद होगा, इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यस, तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों कथन और देखिए स्क्रीन पर, कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। हमारे देश में विभिन्न धर्म को लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। तो बच्चों याद कीजिए, हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों लास्ट में कथन और ले लेते हैं, ध्यान से देखिए कथन को। देश की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास नहीं हुआ। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? हमने इसकी खूब चर्चा की है। देश की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास नहीं हुआ। बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए, असत्य, ये कथन असत्य है। तो बच्चों ऊपर लिखा हुआ कि कथन अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो चलिए किस तरह से लिखेंगे सत्य कथन करके। देश की आज़ादी के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप से बहुत विकास हुआ है। तो इस तरह से बच्चों कथन को सत्य करके लिखना है। ये बच्चों ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस पाठ को आपने समझ लिया है। और बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।